तो अभी जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जैसा कि सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स आप लोग देख रहे हैं, हेलो एल्केन को हमने कंप्लीट किया लास्ट वीडियो के अंदर। 2 लेक्चर में 2 वीडियो में ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया ऑलमोस्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर हेलो एरीन की तरफ। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड्स भी कहे जा सकते हैं। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड्स भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। और सबसे पहले अगर इसमें हमें सीखना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड्स होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट द हेलो एरीन। पर मैं कहता हूं कि आप इसे कंपेयर करते हुए चलो हेलो एल्केन से, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन वाले सवाल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन में हेलोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप होता है RX। सिमिलरली हेलो एरीन में एरीन का मीनिंग होता है बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरीन का मीनिंग क्या है। एरीन मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो पेरेंट मेंबर है पैतृक, सबसे इंपॉर्टेंट वो है बेंजीन। तो बेंजीन को मैं एरीन बोल दूं, एराइल ग्रुप, और उससे मैं एलोजन अटैच कर दूं X, तो ये बन गया हेलो एरीन। यहां पर X फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हो सकते हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग एलोजन अटैच करोगे इनका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। करेक्ट, यही होते हैं एराइल हैलाइड्स। इन्हीं को हेलो एरीन कहा जाता है। एरीन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं वो एरीन होते हैं। बेंजीन उनका बेस्ट एग्जांपल, पेरेंट मेंबर है। और दूसरे भी होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट हम यही देखते हैं। और एनसीईआरटी वाले चैप्टर में हमें पढ़ना ही हेलोबेंजीन को होता है, दूसरे और एराइल हैलाइड नहीं पढ़ने। हमें क्या पढ़ने? हेलो बेंजीन को। तो इंट्रोडक्शन आपका बेटर समझ में आ गया होगा आप लोगों को सबसे पहले कि ये होते क्या है। क्लियर? इनका नॉमेनक्लेचर भी आप देख रहे हो। हाँ, बहुत आसान है, हेलो बेंजीन इन्हें बोला जाएगा, हेलो बेंजीन। अब इस चैप्टर में एक तो हम हेलो एल्केन को पढ़ रहे थे, तो हमने ढेर सारी चीजें पढ़ी। हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड भी पढ़ा, है ना, पोलरिटी वगैरह वाली चीजें। वो सब चीजें यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चैप्टर में हमें सीधे सीधे पढ़नी है हेलो एरीन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद हमें पढ़नी है हेलो एरीन की केमिकल रिएक्शन। बस, हमें कोई भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़नी, हमें सीधे केमिकल रिएक्शन और उससे पहले हमें इसकी बनाने की विधियां यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ना है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूं हेलो एरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। मींस इन्हें कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी मेथड है जिनसे इन्हें बनाया जाता है। हाँ बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप लोगों को 2 मेजर मेथड आपको ध्यान रखनी है। 2 मेन मेथड है। पहला है, फर्स्ट मेथड है हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। वैसे ये रिएक्शन जो है 11th क्लास में बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ी जाती है, और इसका परिचय मैं ऑलरेडी हेलो एल्केन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को ARSE रिएक्शन पढ़ाई थी, ARSE मैकेनिज्म पढ़ाई थी। हाँ भाई, जो जो अभी लाइव है स्टूडेंट्स, देखिए रिप्लाई करो, क्या उस वीडियो में, उस लेक्चर में, लाइव क्लास में थे आप लोग? जो हेलो एल्केन से जस्ट पहले मैंने लेक्चर पढ़ाया, आदित्य, फिरोज, आशुतोष, मुझे सुन रहे हैं? हाँ, ARSE वाला लेक्चर आपने देखा कि नहीं देखा? आप उस लाइव लेक्चर में थे कि नहीं थे? रिकॉर्डेड देखा? क्या आपने पढ़ा? आदित्य बोल रहा है यस हमने पढ़ा, फिरोज आपने पढ़ा, आशुतोष
नहीं पढ़ा इन्होंने, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब फिरोज रिप्लाई नहीं आया आपका। क्या उस लाइव लेक्चर में थे क्या आप? फटाफट रिप्लाई करो, देखो समय नहीं है हमारे पास इतना। थे क्या यार ऐसी वाले लेक्चर में? इसका मतलब नहीं थे, केवल आदित्य ने कहा कि वो था, या फिर होंगे तो शायद आपको याद नहीं आ रहा। हाँ, आशुतोष का रिप्लाई आया नहीं। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो लेक्चर था उसे आपको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन फटाफट से आपको केवल और केवल ये देखना होगा कि हैलोजिनेशन रिएक्शन उस लेक्चर में कहाँ थी। मैं आपको बता देता हूं कि इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है हैलोजन से। क्या कहा मैंने? इस अभिक्रिया में, इस मेथड में, इस रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है हैलोजन से। लेकिन ये रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है, जैसे कि एनहाइड्रस, निर्जलीकृत AlX3 या FeX3। मैं आपको ये क्लियर कर दूं पहले ही कि इस रिएक्शन के अंदर जो हैलोजन होगा वो या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, इन दोनों के लिए ये मेथड बेस्ट है। तो जब आप इस रिएक्शन को करवाओगे तो बन के आएगा हैलोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई X ने अटैक किया और H को निकाल दिया, यही तो हुआ। इसे कहा सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अटैक करने वाला X प्लस होगा। वो कैसे बनेगा? वो बनेगा X2 की रिएक्शन AlX3 कैटालिस्ट या FeX3 से करवाने पर। ये कैटालिस्ट क्या करेगा? ये X माइनस को खींच लेगा, ये लुईस एसिड है, X माइनस को लेके निकल गया और क्या बनेगा? X प्लस बनेगा। ये पूरी रिएक्शन मैं आप लोगों से उस समय कर चुका हूं शेयर, मैं पूरी मैकेनिज्म बता चुका हूं। और ये जो X प्लस है वो बेंजीन पर अटैक करेगा और बना देगा हैलोबेंजीन। तो कुल मिलाकर के हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर बेंजीन की रिएक्शन सिंपली हैलोजन से करवाते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से। लेकिन यह रिएक्शन ध्यान रखना किसी कैटालिस्ट लुईस एसिड की उपस्थिति में ही होती है। अगर ये नहीं डालोगे, केवल हैलोजन कुछ नहीं करने वाली इस रिएक्शन, आपको साथ में लुईस एसिड डालने पड़ेंगे। वो कैटालिस्ट है, वही एक्टिवेट कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है ARSE। आपको क्या करना है? आपको हेलो एल्केन से जस्ट पहले वाला एक लेक्चर ARSE का, मैंने इसीलिए तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि एक बार स्टूडेंट को पहले थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार हो जाए तो चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसकी पूरी मैकेनिज्म आप वहां देख सकते हो। ये बात हो गई है बेंजीन के हैलोजिनेशन की। जैसे कि इस रिएक्शन में जब क्लोरीन लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बनता है, और जैसे कि इस रिएक्शन में जब ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमीन नॉर्मली आप कैटालिस्ट लेते हो FeBr3, या आयरन पाउडर भी डाला जाता है तो आयरन और ब्रोमीन मिलके FeBr3 ही बनाते हैं। हाँ, और इसका प्रोडक्ट बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। हाँ बच्चों, तो क्या इस रिएक्शन से क्लोरो और ब्रोमो ही बने? अगर हम आयोडीन ले तो ध्यान रखना आयोडीन के साथ ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल होने की वजह से, उत्क्रमणीय होने की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं है, वापस बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और इसी वजह से ये भी सक्सेसफुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इस रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन वाली रिएक्शन से केवल और केवल क्लोरो और ब्रोमो बेस्ट बनाते हैं। तो बात आती है कि फिर फ्लोरो और आयोडो को किससे बनाएंगे? वो सेकंड मेथड आ रहा है, उससे चारों तरह के हैलोबेंजीन बनेंगे। आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है? पहली रिएक्शन जो प्रिपरेशन में बताई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इससे क्लोरो ब्रोमो बेस्ट बनेंगे, है ना? ऐसे केस आएगा डल के, प्रोडक्ट पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि कैटलिस्ट कौन है, हाँ, ये पूछ लेगा AlCl3 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लुईस अम्ल की तरह,
कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्लोरीन प्लस क्लोरोनियम आयन है, ब्रोमोनियम आयन है। ऐसे सवाल इनसे पूछे जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आप। क्लियर, आगे बढ़ू भाई, समझ में आई क्या ये रिएक्शन? देखे फटाफट रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए फटाफट से, समझ में आई क्या ये रिएक्शन? अरे थंब इंप्रेशन करने में कितना समय लगता है आप लोगों को? हाँ, इतना टाइम लगा देते हो आप लोग थंब से इंप्रेशन देने में। समझ में नहीं आई तो नीचे वाला थंब दिखा दो ना, वापस बता दूंगा। हाँ चलो मैं आगे चलता हूं। फिरोज के समझ में नहीं आई है। फिरोज एक काम करना, कोई बात नहीं, गुड बेटा, आपने कम से कम सच तो बोला। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आती और उसके बाद भी हाँ बोल देते हैं। बेटा अगर समझ में ही नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, आपने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट जो वीक चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये मैकेनिज्म क्या हो रही है। मैं कह रहा हूं इस पूरी मैकेनिज्म की ढंग से डिटेल हेलो एल्केन से जस्ट पहले एक मैकेनिज्म का लेक्चर है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, आप उसे चेक करो बेटा, आपको वहां पूरी डिटेल में इसकी मैकेनिज्म ढंग से मिलेगी। एक बार उसे चेक कर लो, अगर फिर भी ये समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइव क्लास के अंदर। ठीक है फिरोज बेटा, आपको केवल और केवल इतना सा करना है, एक बार आप उस लेक्चर को देखना, फिर आप इस रिएक्शन को दोबारा से ऑब्जर्व कर लेना। मैं बात करता हूं इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। जो दूसरे नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एमाइंस, सॉरी फ्रॉम एनिलीन्स। एनिलीन जो होती हैं वो एरोमेटिक एमीन होती है। क्या होती है एनिलीन? एरोमेटिक एमीन्स होती हैं। जैसे कि एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन से अटैच कर दिया NH2। अब बात यह है कि एनिलीन से हेलोबेंजीन तक पहुंचना है, इसका मतलब NH2 को हटाना है और इसकी जगह हेलोजन जोड़ना है। ये काम दो पद में यानी दो स्टेप में होता है, एक साथ नहीं होता कभी भी डायरेक्ट, दो स्टेप में होता है। तो एग्जैक्टली वो दो स्टेप क्या है? मैंने लिखा फ्रॉम एनिलीन, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं इस मेथड में फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। एनिलीन की रिएक्शन जो है करवाई जाती है सोडियम नाइट्राइट NaNO2, नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट, और इसके साथ डाला जाता है कॉन्संट्रेटेड यानी कि सांद्र HCl। जब ये दोनों एक साथ मिक्स करके डाले जाते हैं, ये रिएक्शन का टेम्परेचर रखा जाता है लो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों की रिएक्शन एनिलीन से करवाते हैं तो दरअसल जो बन के आता है वो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण या सॉल्ट। ये क्या होता है? ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N Cl-। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, अब ये कैसे बना? ये बना NaNO2 और HCl की रिएक्शन हुई, यहां से H2 निकला है, एक N जो है वो इसने सप्लाई किया है। मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन के अंदर अटैक करने वाला जो रिएजेंट है वो है नाइट्रस अम्ल या नाइट्रस एसिड। NaNO2 और HCl की रिएक्शन होकर के HNO2 बनता है पहले, तो चाहे एनिलीन पर HNO2 लिखा जाए एरो पे, चाहे सोडियम नाइट्राइट और HCl लिखा जाए, ये कंडीशन आपको माइंड में याद रखनी है। एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन, ये एजो जो होता है ना, एजो ये नाइट्रोजन के लिए लिखा जाता है बच्चों। किसके लिए लिखा जाता है एजो? नाइट्रोजन के लिए। तो डाइएजो का मतलब दो नाइट्रोजन, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट दिख रहा है ना, ये लवण, ये बनता है। और ये जो है आगे, ये आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड से या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड से।
मैंने कहा क्यूप्रस, क्यूप्रस का मतलब कॉपर +1। ध्यान देना इस रिएक्शन पे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है सैंडमायर रिएक्शन, और सैंडमायर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और सैंडमायर के प्रोडक्ट क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। तो ध्यान देना, रिएक्शन की शुरुआत एनिलीन से होती है। ये बच्चों एनिलीन है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, पहले रिएक्शन के बीच में डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाते हैं, बने हुए डाइएजोनियम सॉल्ट पर क्यूप्रस क्लोराइड डाला जाता है। क्यूप्रस, नॉट क्यूप्रिक। क्यूप्रस जो होता है OUS वो +1 के लिए, और क्यूप्रिक जो होता है IC, इक जो सफिक्स है वो +2 के लिए लिखा जाता है। आप ये 9th-10th में ही पढ़ के आ जाते हो। वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। क्यूप्रस क्लोराइड से बनता है क्लोरोबेंजीन बाय द लॉस ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ओके, और क्यूप्रस ब्रोमाइड से बनता है ब्रोमोबेंजीन बाय द लॉस ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और इन दोनों ही रिएक्शन को नाम दिया जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर रिएक्शन हेलो एरीन वाले चैप्टर में जो आपको सीखनी होती है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे ध्यान से। इसके दो ही मेथड हैं हेलो बेंजीन बनाने के। एक तो आपने ट्रू बेंजीन ले ली और उस पर हेलोजन डाल दिया, लेकिन एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जैसा कि पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड, हेलोजन डाला लुईस एसिड की प्रेजेंस में, हेलोजिनेशन हुआ, पर इस रिएक्शन के अंदर क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन ही बढ़िया बन के आ रहे हैं। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है AR ऐसी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दूसरी मेथड आपने देखी एरोमेटिक एमीन्स यानी के एनिलीन्स से, ये दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है और डाइजोनियम सॉल्ट पर आगे सैंडमायर हो रही है। याद रखना, अगर रिएक्शन को यहां से शुरू करें, बना बनाया डाइजोनियम सॉल्ट ले ले, तो फिर ये डाला जाएगा, और अगर रिएक्शन को वहां से शुरू करें तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप क्यूप्रस के हैलाइड्स होंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि साहब इस रिएक्शन में CuI या CuF लेके बना लेते, नहीं बनता। ध्यान रखना, ये सॉल्ट मिलता ही नहीं है पहली बात तो। और जहां तक बात है कि अगर आपको आयोडो और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए सैंडमायर नहीं है, उसके लिए दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, बनेगा वो भी इसी से। पर जब क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड से आप क्लोरो ब्रोमो बना रहे हो, इससे सैंडमायर कहते हैं। लेकिन मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं जो बाकायदा NCERT में भी दिया हुआ है 12th में, वो है डाइएजोनियम लवण यानी कि डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट से, KI, थोड़ा सा इसे हीट करके। तो KI के पास होता है K+ और I-। ये I- बहुत आराम से अटैक करता है और N2 को निकाल देता है। ध्यान देना, इस रिएक्शन में आयोडोबेंजीन बनता है, इसके साथ N2 और KCl निकल जाता है। ये बहुत बढ़िया मेथड है, क्योंकि आयोडोबेंजीन बनाने के लिए और दूसरे मेथड सक्सेसफुल नहीं है। आयोडोबेंजीन बनानी है, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन KI से करा दो। पर बच्चों, इस रिएक्शन को कभी भी सैंडमायर कहने की गलती मत करना, क्योंकि सैंडमायर तो केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन देती है, आयोडो और फ्लोरो इससे नहीं बनते। आयोडो को आप अलग से ही मेंशन रखोगे, अलग से ही इसे ध्यान रखोगे। और मैं तो कहता हूं, जब आपने आयोडो सीख लिया तो फ्लोरो सीखने में क्यों दिक्कत आएगी। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, अब ये डाइएजोनियम सॉल्ट किससे बन रहा है, ये बन रहा है एनिलीन से है। क्यों? क्योंकि ये खुद अनस्टेबल है, इसलिए टेम्परेचर लो रखते हैं। ये कभी भी बना बनाया नहीं मिलता, इसको बनाने के लिए हमेशा एनिलीन से स्टार्ट करना होता है। तो या तो एग्जामिनर एनिलीन से शुरू कर दे या फिर डाइएजोनियम सॉल्ट से दे दे।
एनिलीन से शुरू करेगा तो पहला स्टेप यही खींचेगा, और पहला स्टेप के बाद फिर वो दूसरे स्टेप में लेके चलेगा। डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं HbF4 से, हाइड्रो, हाँ कहते हैं इसको फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। HbF4 के पास मैं आपको बताऊं HF और BF3 से मिलके बनता है। इसके पास जो है एक BF4 माइनस है और एक H प्लस है। ये BF4 माइनस F माइनस सप्लाई करने की टेंडेंसी रखता है, तो ओरिजिनली आप देखो F माइनस अटैक करके सब्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन शर्त यह है कि इस रिएक्शन में HbF4 के साथ इसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जैसे ही ये काम किया आप देखोगे फ्लोरोबेंजीन बन के आ गया, इसके साथ BF3 अलग हुआ, N2 अलग निकला, ये साइड प्रोडक्ट और साथ में निकले। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र इकलौता बेस्ट मेथड ये है, और इसको नाम दिया जाता है बाल्जी शिमान रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? बाल्ज शिमान रिएक्शन। तो बाल्जी शिमान रिएक्शन इज ओनली फॉर द फ्लोरोबेंजीन। आप लोग मेरे पहले का लेक्चर देख चुके हो, हेलो एल्केन वाले 2, उसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरो एल्केन बनाने की एक रिएक्शन बताई थी। तुरंत मुझे चैट में उस रिएक्शन का नाम लिख के बताओ कि फ्लोरो एल्केन बनाने का एकमात्र जो मेथड है वो क्या है। उस रिएक्शन का नाम बताइए जिससे फ्लोरो एल्केन बनता है। एकमात्र वो बेस्ट मेथड है स्वार्ट्ज रिएक्शन। हाँ बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन सर। स्वार्ट रिएक्शन। ये किसने रिप्लाई दिया मुझे? आदित्य ने दिया, और फरोज ने भी मुझे इसका आंसर चैट में लिख के दे दिया है। बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मैटर याद हो रहा है और आप इस केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो। बस केवल और केवल इतना सा करना होता है बच्चों कि डेली टू डेली आप मैटर को रिवाइज करो, और जो पुराना मैटर है उसे भी आपको दोबारा से समराइज करना होता है। एक बात एक और मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिप देना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के लिए। जो सारे पूरे इंडिया लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट, पूरे इंडिया लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट, चाहे वो जेई एडवांस वाले हो, चाहे वो नीट वाले हो, चाहे वो CUET वाले जैसे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और कंपटीशन वाले हो, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते हैं ना बच्चे, हमेशा चैप्टर की समरी बनाते हैं। आपने भी बनाई होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि एक शॉर्ट ट्रिक आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको जिससे जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, आपने प्रिपरेशन पढ़ी, मान लीजिए आपने 3 ही प्रिपरेशन पढ़ी, आपने वो तीनों को लास्ट में समरी बना लिया कि ये किस किस से बनाया जा रहा है, उसका चार्ट एक छोटी सी समरी बनानी होती है। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन ये दे रहा है, 5 से 6 रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, उसकी समरी बना ली। वो समरी ही लास्ट में याद करनी पड़ती है, ढंग से देख के जानी पड़ती है, तब रिएक्शंस याद होती। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि फ्लोरो एल्केन बनाने का एकमात्र मेथड, आपने तुरंत मुझे रिप्लाई दे दिया स्वाड रिएक्शन। ये आपको तब याद रही जब आपने उसको 3 से 4 बार ढंग से याद किया, उसकी समरी तैयार करी। अब मैं आपसे अगर ये पूछूंगा आगे आने वाली क्लासेस में कि फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड जो बेस्ट है, तो आपको याद आ जाना चाहिए वो बाल्जी शिमान रिएक्शन है। तो बच्चों एक बात समझ लो माइंड में कि फ्लोरोबेंजीन बाल्जी शिमान है, और क्लोरो और ब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट से ये सैंडमायर है, लेकिन आयोडो वाली रिएक्शन का कोई स्पेशल नाम नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस रिएक्शन पे एग्जामिनर का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इस रिएक्शन पे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। वो बहुत आराम से वो एनिलीन से स्टार्ट करता है, पहला स्टेप ये डालता है टेम्परेचर के साथ, और दूसरे स्टेप में आगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में KI के साथ हीट कर देता है। ये बहुत इंटरेस्ट वाली रिएक्शन है, मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा है, आयोडोबेंजीन बनाने वाली रिएक्शन को पूछा जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए इस रिएक्शन को मैं कह रहा हूं जो मेथड आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर के, वो अच्छे मेथड है सब। अच्छा, तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का मेथड। अब एक बात को और ध्यान रख लेना
कि यहां आप चेक करो, आयोडीन माइनस अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे और N2+ को निकाल रहा है। आयोडीन माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी चल रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी चल रही है बालजी शिवान की भी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सैंडमायर की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें कॉपर आ गया। और कॉपर क्या करता है? कॉपर डाइएजोनियम सॉल्ट कॉपर की उपस्थिति में पहले N2+ को निकाल के बनाता है एरिल कैटायन, जो बहुत अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। एरिल कैटायन पर कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन देके बनाता है एरिल रेडिकल, जिस पर आगे Cl रेडिकल अटैक करके बनाता है क्लोरोबेंजीन, या Br रेडिकल लोगे तो ब्रोमो बन जाएगा। ये सैंडमायर की शॉर्ट में यानी ब्रीफ में मैकेनिज्म है। CuCl था ना, CuCl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट हुआ CuCl2 में। ये Cl2 कहां से आया? ये एक और Cl, ये रहा देखो, ये Cl को एक्सेप्ट कर लिया, और यही CuCl2 अब Cl रेडिकल देगा दोबारा से, और खुद कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया काम हुआ। कॉपर +1 पहले कॉपर +2 में गया एक इलेक्ट्रॉन देके, और वापस कॉपर +2 Cl रेडिकल देके कॉपर +1 में आ गया। तो हमारी ये भी झंझट खत्म कि भाई कॉपर को वापस से डालो, कैटलिस्ट खुद रीजनरेट हो रहा है। याद रखना, सैंडमायर की जो मैकेनिज्म है उसे बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी मैकेनिज्म बोला जाएगा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन तो ये है ही, दिख रहा था इसमें कि डायजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोजन निकल गया और Cl जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन तो ये हो ही रहा है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन तो था ही है। PDF इनका अवेलेबल हो जाएगा ना बाद में, इसका सारी PPTs का हो जाएगा आदित्य, सारी PPTs का PDF अवेलेबल हो जाएगा, पहुंच जाएगा आपके पास में, है ना। मैटर रिवाइज करने में हेल्प करेगा ये आपकी। बिल्कुल सही है, अच्छा किया सवाल पूछ लिया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होती। तो केमिस्ट्री आपने देखी, देखो प्रिपरेशन में, कि आप एनिलीन से ही बना रहे हो डायजोनियम सॉल्ट से, लेकिन क्लोरो ब्रोमो के लिए सैंडमायर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आयोडो और फ्लोरो में आयोडीन कोई नाम नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्लोरो के लिए बालजी शिमान, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट्स ऑल। ये बातचीत हो चुकी है सेकंड मेथड प्रिपरेशन की, और ये हमने हेलो एरीन की प्रिपरेशन को पढ़ लिया। अब मैं आपको फटाफट से ले चलता हूं इसकी केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो आपको क्या चीज सीखनी है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, या इसे हम कह दें कि एराइल हैलाइड। कंपेयर करते हुए चलना आप। अब इसमें कंपैरिजन पढ़ना है अपने को सबसे पहले। अब अपने को कंपैरिजन करना है एराइल हैलाइड का, यानी हेलो एरीन का, किससे? हेलो एल्केन से। तो सबसे पहले देखो, आप ये केमिस्ट्री पकड़ो कि रिएक्शन तो आपको पढ़नी है, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने लिख दिया एराइल हैलाइड, और ये मैंने लिख दिया एल्काइल हैलाइड। सबसे पहली बात तो, जस्ट पिछला चैप्टर आपने हेलो एल्केन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड। आपने एल्काइल हैलाइड की जो सबसे मेन मुख्य रिएक्शन पढ़ी, वो रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद करो, आप चेक करो उसको। SN1 SN2 से आप हेलो एल्केन में पढ़ते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो तरह की मैकेनिज्म से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हेलो एल्केन के अंदर पंकज जी, पंखा चला गया, कौन सी पढ़ते हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो। तो इसका मीनिंग क्या था कि भाई एल्काइल हैलाइड में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसके पास पोलरिटी है,
न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक्स निकल रहा है। ये सारी केमिस्ट्री को यदि अपन लेके चले तो ये कह रही थी कि भाई एक्स लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसी केमिस्ट्री को यदि अपन फॉलो करते हुए चले हेलोबेंजीन के अंदर, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहिए क्योंकि हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है। पर बच्चों यही केमिस्ट्री आपको सबसे पहले बता रहे हैं, कंपैरिजन इन बिटवीन हेलोबेंजीन एंड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। क्या इसको मैं इधर लिखूं? मैंने ये साइन दिखा है, दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन एराइल हैलाइड। पहले तो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करके चल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहां पर sp3 कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। यहां पर sp3 कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है, जबकि यहां वाला कार्बन sp2 है। केमिस्ट्री ये कहती है बच्चों कि sp2 कार्बन के परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और परसेंट s कैरेक्टर बढ़ने से न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जस्ट पास होता है। परसेंट s कैरेक्टर बढ़ने से इस बॉन्ड की लेंथ घट जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो sp2cx बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन sp3cx। बॉन्ड स्ट्रेंथ यदि ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा कि नहीं आएगा? सब्स्टिट्यूशन देने में ज्यादा जोर आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक्स को निकालेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, एक्स को निकालेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन वो इसमें आसानी से नहीं हो रहा, क्योंकि ये बॉन्ड में sp2 के साथ बॉन्डिंग चल रही है। कार्बन sp2 है जिसका परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इजीली क्लीव नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो दिया जाता है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी ये कहती है कि हेलोबेंजीन के अंदर हेलोजन का लॉन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करने की वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, क्योंकि जैसे ही ये लॉन पेयर बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, और डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें कहां से रेजोनेंस होगा? यू नो अबाउट द रेजोनेंस। रेजोनेंस का वीडियो डाल रखा है पहले ही बेसिक जीओसी के अंदर। रेजोनेंस इफेक्ट जरूरी है सीखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है प्लस आर, क्या होता है माइनस आर, समझाया हुआ है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। तो कुल मिला के डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ गई, इसलिए सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देता। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हो एराइल हैलाइड्स या हेलोबेंजीन की, तो ये तो सीधी सी बात है कि देगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन एल्काइल हैलाइडों के कंपेयर में लेस रिएक्टिव। टू कॉन्सेप्ट्स, one is the percent s character sp2 hybridization and another is the resonance theory double bond character. Is it clear? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो आपने सीख लिया that aryl halides are less reactive than alkyl halides for the nucleophilic substitution. Okay, now अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहली रिएक्शन इनकी जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो नॉर्मल कंडीशन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये देते ही नहीं है। हाँ, अगर मैं हेलोबेंजीन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल डालूं, कोई भी, जैसे वाटर, अल्कोहल, कोई भी एमाइंस, बहुत तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई बढ़िया साइनाइड डाल दो, कोई सा बढ़िया से बढ़िया डालो, कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, they are less reactive।
तो हमें एडिशनल फोर्स डालना पड़ेगा यदि हमें रिएक्शन करानी है तो ध्यान रखना, ऐसे एराइल हैलाइड्स जिनमें बेंजीन रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, क्या कहा मैंने, EWG, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, जिनका पावरफुल -R इफेक्ट लगता है, जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप्स अटैच हो, ऐसे एराइल हैलाइड्स, यहां पर X आप अच्छी तरह से जानते हो, नॉर्मली X क्लोरो या ब्रोमो चलता है, इनके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल डाला जाए तो ये बहुत आराम से इस रिएक्शन को देते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, प्रोडक्ट बनता है और X निकल जाता है। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स, आपने ये सीखा कि नॉर्मल एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा, जबकि ऐसे एराइल हैलाइड जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ये सब्स्टिट्यूशन आसानी से दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी इसकी मैकेनिज्म को, और मैकेनिज्म बाकायदा एनसीईआरटी में दी हुई भी है, और ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इससे सवाल भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा। पर एक चीज आप ध्यान रखना कि नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन ना होने का कारण आपने अभी अभी पढ़ा है, रेजोनेंस थ्योरी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये सारे फैक्टर आपको ये कह रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। तो अब एबनॉर्मल ये -R NO2 लगा दिया, तब ऐसा क्या हुआ, इसके लिए आपको मैकेनिज्म सिखाते हैं। जो इसकी मैकेनिज्म है उसको नाम देते हैं ARSN2, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक। AR जो है वो एरोमेटिक के लिए है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बायोमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और ARSN2 के अलावा इस मैकेनिज्म को बच्चों नाम दिया जाता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है इसे समझना। मैंने क्या किया, मैंने X ले लिया क्लोरीन, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने X हैलोजन क्या ले लिया, क्लोरीन, और मैंने न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या ले लिया, वाटर, यानी कि OH-, और मैंने इसकी पैरा पोजीशन पे लगा दिया NO2। ठीक है, अब आप समझना कि क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा था, सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस नाइट्रो की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस पर OH अटैक करता है। इप्सो अटैक भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इप्सो अटैक। ये इप्सो अटैक क्या है भाई, इप्सो कार्बन वो कार्बन है जिस पर लिविंग ग्रुप अटैच है, इस कार्बन को बोलते हैं इप्सो, पड़ोसी वाले कार्बन को ऑर्थो, इसे मेटा और इसे कहते हैं पैरा। तो इप्सो वो पोजीशन है जिस पर खुद ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इप्सो पोजीशन पर ये अटैक करता है। इप्सो अटैक होता है तो आप सोचो ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो कार्बन अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है बेंजीन रिंग का, और एक बार एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब तो होती है और ये बनता है, जरा ध्यान देना, ये बनता है ये मैंने इसको जोड़ दिया, Cl और OH लगा दिया, ये बना दिया। ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि OH ने, न्यूक्लियोफाइल ने जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ गए एनायन बना, और ये एनायन आगे रिंग में करेगा अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी लेनी है। तो ये स्टेप जो हुआ, आप देखना इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगी वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी कि ये स्टेप क्यों हुआ। नॉर्मल हेलोबेंजीन इस रिएक्शन को नहीं दे रहा, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है, आप इसे चेक करो, जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट इस NO2 ग्रुप के विड्रॉइंग इफेक्ट से
स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और बनने वाला कार्बन आयन स्टेबल बना। ये एक ड्राइविंग फोर्स था इस रिएक्शन का। आगे आप ये बात जानते हो कि ये कार्बन आयन आगे डीलोकलाइज होगा, ये आगे डीलोकलाइज होगा और लास्ट में वापस से एरोमेटिसिटी आते हुए Cl निकल जाएगा। ओवरऑल यदि आप चेक करें बच्चों तो OH ने अटैक किया, पहले कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना जिसको विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ने स्टेबिलिटी दी, ये ड्राइविंग फोर्स था इसीलिए अटैक हुआ है। और लास्ट स्टेप में वापस एरोमेटिसिटी आई, लेकिन अब OH नहीं निकला क्योंकि OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप बट Cl इज ए लिविंग ग्रुप। वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो लास्ट स्टेप में जैसे ही Cl माइनस निकला, आपने देखा कि इसका फाइनली प्रोडक्ट बन के आ गया नाइट्रोफिनॉल। दैट इज द प्रोडक्ट। अब आप ये देखो कि जो पहला स्टेप हुआ वो हुआ एडिशन स्टेप, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, लिविंग ग्रुप निकला ही नहीं। SN1 SN2 को पढ़ना, SN1 के अंदर लिविंग ग्रुप जाता है पहले, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और फ्रंट से लिविंग ग्रुप निकलता है। ये SN1 भी नहीं है, SN2 भी नहीं है, ये AR-SN2 है जिसको आप कह रहे हो एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि इसका पहला स्टेप एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। एडिशन होने के बाद कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है। सबसे बड़ी बात, इंटरमीडिएट कार्बन आयन है और उसके बाद लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है किसका? लिविंग ग्रुप का। तो मिलाकर के बोल दिया एडिशन एलिमिनेशन। इस मैकेनिज्म का नाम याद रखना, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के नाम से सवाल पूछा जाता है। और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई इसकी, देखी, इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो इसका इंटरमीडिएट होता है बच्चों, और वो हाइब्रिड बनता है ये कार्ब एनायन वाला हाइब्रिड। यहां से यहां तक इसमें कार्ब एनायन डिलोकलाइज हो रहा है। दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड मीजेन हैमर कॉम्प्लेक्स। इस इंटरमीडिएट को मीजेन हैमर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और जो एक प्रकार का कार्ब एनायन है, क्या है बच्चों? ये एक तरह का कार्ब एनायन है। तो AR-SN2 एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट मीजेन हैमर कॉम्प्लेक्स। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।